हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनिता क्लासेस में। मैं हूं शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट क्वेश्चन सीरीज। यहां पर हम केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने के बाद में हम लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम ये एनालाइज कर सकें कि नीट में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कितने परसेंट में आते हैं। मतलब देखिए, हम पहले काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि नीट में जो क्वेश्चंस हैं वे 90% से भी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होती है। मतलब 80+ क्वेश्चंस, अबाउट 85 क्वेश्चंस तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैं पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ के फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ये रियलाइज़ कर सको कि हाँ, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। हम आज लिविंग वर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन से जीवित प्राणियों के खास लक्षण हैं? ऑप्शन ए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वृद्धि और जनन। ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, जनन और अपने आसपास के पर्यावरण को महसूस करने की क्षमता। ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ठीक है, और एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन मतलब चीज़ों को महसूस करके उसे रिस्पॉन्स कर पाना, ये सभी चीज़ें जो हैं वे जीवित प्राणियों के लक्षण हैं। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल डिवीजन अकर्स स्पेस इन प्लांट्स एंड स्पेस इन एनिमल्स। ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूसली ओनली अप टू सर्टेन एज, मतलब प्लांट्स में जो सेल डिवीजन है वह लगातार होता है, जबकि एनिमल्स में एक निश्चित एज तक ही होता है। सेल डिवीजन अकर्स इन कॉन्टिन्यूसली इन प्लांट्स एंड ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन एनिमल्स। तो दोस्तों, ऑप्शन ए ही सही है। प्लांट्स में सेल डिवीजन केवल लगातार होता है, जबकि एनिमल्स में एक निश्चित एज तक होता है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने थोड़े क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछ लिया। यहाँ पे इनको असल में सेल डिवीजन नहीं, ठीक है, इन्हें रखना चाहिए था कि ग्रोथ जो है वह प्लांट्स में कंटिन्यूसली होता है, एनिमल्स में एक निश्चित एज तक होता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ग्रोथ जो है प्लांट्स में कंटिन्यूस होता है और एनिमल्स में सर्टेन एज तक होता है, जबकि सेल डिवीजन लगातार होता है, पूरी लाइफ होता है। क्योंकि सेल डिवीजन ही क्या करती है कि बॉडी के अंदर दूसरे सेल्स को रिप्लेसमेंट के लिए सेल डिवीजन को होना होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर है, ग्रोथ अकर्स इन कंटिन्यूसली इन प्लांट एंड ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन एनिमल्स। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोष के प्राणियों में विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉलोइंग कैन बी ट्रू। अगर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कौन सी बात सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? खास लक्षण नहीं है। पता है ना कि एक्सक्लूसिव का मतलब होता है खास, विशेष। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन खास घटनाएं नहीं है। फिर टू है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। फिर थर्ड है, बोथ आर एक्सक्लूसिव, दोनों ही खास है। नहीं भाई, दोनों खास नहीं है। यहाँ पे
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉच 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्योंकि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ग्रोथ जो होता है वह नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हो जाता है बाई डिपोजिशन फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से चीज़ों के जमने की वजह से वृद्धि हो देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन भी में भी आपके एक्सेप्शंस आते हैं कि म्यूल है, ठीक है, स्टेराइल वर्कर भी है, स्टेराइल ह्यूमंस हैं, तो वे बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो क्या वे लिविंग नहीं है? लिविंग है, बट यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, इसलिए इन्हें हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन सी है 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ज़्यादातर जो उच्च कोटि के उच्च जो प्राणी हैं या पौधे हैं, ठीक है, स्पेस एंड स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन कौन से एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? खास लक्षण हैं। कौन सी घटनाएं खास लक्षण हैं, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है ग्रोथ न्यूट्रिशन, तो आप जानते हो कि ग्रोथ में क्या है, एक्सेप्शन है, तो ये इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है। बी है न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस, सी है न्यूट्रिशन मतलब पोषण और कॉन्शियसनेस चेतना, आसपास की चीज़ों को महसूस करना। सी है ग्रोथ रिप्रोडक्शन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डी है रिप्रोडक्शन कॉन्शियसनेस, ये भी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है, आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनेस। अगर हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो पोषण है, साथ ही साथ जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, दोनों ही क्या है, एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोज फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सबस्टेंसेज ऑन इट, सही है, उनकी वृद्धि बाहर से ही होती है सबस्टेंस को इकट्ठा करके। दूसरा स्टेटमेंट है ग्रोज फ्रॉम इंटरनल सरफेस लाइक लिविंग, तो ये तो गलत है। फिर तीसरा है डू नॉट ग्रो एट ऑल, वे बढ़ते ही नहीं हैं। भाई देखिए ऑप्शन के हिसाब से वे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ बढ़ते क्यों नहीं है, बाहर के डिपोजिशन की वजह से तो बढ़ते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि एक्सटर्नल सरफेस से वृद्धि हो जाती है डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, बाहर से चीज़ों को जमने की वजह से। बाकी दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी से आउटर क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आपने अगर एनसीईआरटी रीड किया है तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि हाँ इन सब एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पेस refers to the production of progeny possessing feature more or less similar to those of parents। तो मल्टी सेलुलर, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हो रही है। तो कराएगी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, अपने जैसे संतति को जन्म देना, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा या थोड़े कम ज़्यादा, ठीक है, लगभग अपने माता पिता के समान होंगे। किस घटना के द्वारा, ग्रोथ के द्वारा होंगे या रिप्रोडक्शन के द्वारा ऐसे किए जा सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के द्वारा या कॉन्शियसनेस के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेजिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन, द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस इजली मल्टीप्लाई बाई। भाई फंगाई है, फिलामेंटस एल्गी है, तंतुदार जो शैवाल हैं, और मॉसेस के जो प्रोटोनेमा है, इनमें मल्टीप्लाई किसके द्वारा होता है, आसानी से किसके द्वारा हो जाता है। ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी फिजन, ऑप्शन सी रीजनरेशन एंड ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, स्पेस छोड़ दिया फ्रेगमेंटेशन के लिए। मतलब आपको याद होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इन सब में डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors exclusively affects reproduction in seasonal breeders?
बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कौन से फैक्टर एकदम स्पेशली खास तरीके से क्या करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, चाहे वह पौधा हो चाहे प्राणी हो। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी फोटो पीरियड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। भाई वाटर टेम्परेचर तो प्लांट और एनिमल्स दोनों को प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, प्लांट्स में वाटर और टेम्परेचर प्रभावित कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को, ठीक है, क्योंकि ब्राफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब जो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी बात की जाए तो वहाँ पर वाटर या टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट हो सकता है। बट खा बोला कि स्पेशली खास तरीके से प्रभाव डाल रहा है, और सीजनल ब्रीडर्स के अंदर चाहे वह पौधा हो चाहे प्राणी हो। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी फोटो पीरियड, ठीक है। दीप्ति काल जो होता है वह पौधों प्राणी दोनों में ही सीजनल ब्रीडर्स को प्रभावित करता है रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज। हमारे शरीर में होने वाली सारी रासायनिक क्रियाओं का जो योग होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी रीजनरेशन एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक घटनाओं का जो योग होता है, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हिंदी में बोले तो उपापचय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth। हम इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे पृथ्वी पे जो विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणी हैं, ठीक है, उनको बताने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है टेक्सोनॉमी, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी एंड ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों हम बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं अर्थ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बताने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, एनसीईआरटी बेस्ड है। आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ऑप्शन सी है इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन डी है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन और आईसीजेडएन के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। आईसीजेड क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर शब्द का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, एक ही नाम को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है। ऑप्शन बी है वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एक साइंटिफिक नेम होगा जिसमें से पहला क्या होगा, जेनेरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में होगा। ऑप्शन सी है टू नेम्स वन लैटिनाइज्ड अदर ऑफ अ पर्सन, दो नाम होंगे, एक क्या होगा लैटिनाइज्ड होगा, लैटिन में होगा, दूसरा एक व्यक्ति का होगा। ऑप्शन डी है टू नेम्स ऑफ सेम प्लांट, एक ही पौधे के दो नाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, करेक्ट आंसर, जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द, अगर हम साइंटिफिक नेम को प्रिंट करते हैं तो किसको हम कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल में किसको लिखते हैं। ऑप्शन ए क्लास को, ऑप्शन बी स्पीसीज को, ऑप्शन सी जीनस को एंड ऑप्शन डी फैमिली को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जीनस। एनसीईआरटी का ही तो है भाई, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में सब कुछ बताया गया, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, each category of taxonomic hierarchy refers to as a unit, ठीक है। हर जो कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, ठीक है, तो वह एक यूनिट को रेफर करती है, ठीक है। each category of taxonomic hierarchy refers to as a unit of, किसकी इकाई कहलाती है,
ऑप्शन ए सिस्टमेटिक, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी नॉमेनक्लेचर एंड ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Each category of taxonomic hierarchy refers to as a unit of systematics। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स का वह इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टमैटिक refers to the identification and classification of plants and animals, nomenclature and identification of plants and animals। ठीक है। ऑप्शन सी है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दियर रिलेशनशिप। ये अलग अलग प्रकार के जो प्राणी है, ठीक है, तो उनकी डाइवर्सिटी को सिस्टमेटिक बोलते हैं, उनके संबंधों को, ठीक है। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दियर क्लासिफिकेशन। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप। मतलब कितने अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, उनमें क्या विभिन्नता है, उनके क्या संबंध है, वही क्या है सिस्टमेटिक्स है, वही सेम थिंग आपकी टेक्सोनॉमी भी है। क्योंकि बाकी अगर ऑप्शन एक ही बात की जाए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, ये सभी आपके बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम नेमिंग करते हैं ना, इस वजह से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी स्पीसीज, ऑप्शन सी हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों जो टैक्सॉन होता है, ठीक है, वह यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। किसी भी रैंक का जो यूनिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे, चाहे स्पीसीज हो, ठीक है। इट इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। जीवित प्राणियों का जो क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनिज्म ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी मतलब जीवित प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बताना है। सी ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनका उद्भव के विकास किस तरीके से हुआ इसको बताना है। सी नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों को नाम देना है। एंड डी फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी जिनके बारे में हम नहीं जानते उनको पहचानना मकसद है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य है वो है कि जिनको हम नहीं जानते हैं उन्हें भी हम ढूंढ के क्या करें, एक ग्रुप में रख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा जीवित प्राणियों का लक्षण नहीं है? तो भाई देखिए यहाँ पे जो लक्षण की बात हुई, बेसिक कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जिसकी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। स्टिमुलस है, तो ऑप्शन ए है रिप्रोडक्शन, सही है। ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट चेंजेज, अपने वातावरणीय बदलाव को महसूस कर पाना, ठीक है, उसमें ढल पाना, ठीक है, स्टिमुलस, वो भी सही है। ऑप्शन डी है डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यूज, ये तो लिविंग प्राणी के अंदर होने वाली एक घटना है, ठीक है, सेल से टिश्यूज बनने वाली एक घटना है, ये कोई खास लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सब बेसिक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। पौधों में किस लक्षण के आधार पर हम फैमिली को बताते हैं? ऑप्शन ए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अगर हम किसी पौधे की फैमिली के बारे में बताना तो उसकी बाहरी लक्षण को देखेंगे, बाहर से कैसा दिखता है। ऑप्शन बी एनाटॉमी या पार्ट्स, उसके अंगों के आंतरिक संरचना को देखेंगे। ऑप्शन सी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स,
उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं मतलब स्टेम, रूट, लीफ, इनको देखेंगे। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर है, फ्रूट है, इनको देखेंगे। और ऑप्शन डी है सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस, मौसमी समानताएं और विभिन्नताएं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर आपको किसी प्लांट की फैमिली को डिसाइड करना है तो उसकी वेजिटेटिव पार्ट्स को देखिए, जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है। और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर, फ्रूट को भी देखिए, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेम फैमिली के हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर जनरली एंड्स विद, जो ऑर्डर होते हैं उनके आखिरी में कौन से शब्द आते हैं? एल्स, एशिया या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एल्स। ऑर्डर जो होते हैं वे एल्स शब्द पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following taxonomic aid provides information for the identification of names of species found in an area। इनमें से कौन सा जो टैक्सोनॉमिक ऐड है, सहायता है आपको, वह एक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले खास स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। मतलब एक क्षेत्र में पाए जाने जितनी स्पीसीज हैं उनकी सूचना किससे पता चलती है? ऑप्शन ए मोनोग्राफ, ऑप्शन बी मैनुअल, ऑप्शन सी फ्लोरा एंड ऑप्शन डी पीरियोडिकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैनुअल। मैनुअल जो होता है किसी खास एरिया में जितने स्पीसीज हैं उनके बारे में आपको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव कम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम। इनमें से कौन सा टेक्सोनॉमिक ऐड आपको किसी एक के बारे में, जीनस के बारे में या स्पीसीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है? ऑप्शन ए टेक्सोनॉमिक की, ऑप्शन बी फ्लोरा, ऑप्शन सी हर्बेरियम एंड ऑप्शन डी मोनोग्राफ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोनोग्राफ। आपको किसी एक स्पीसीज के बारे में सब कुछ बता देता है एक खास समय पे, जबकि जो मैनुअल होता है वो किसी एरिया में पाए जाने वाले सारे स्पीसीज से संबंधित होता है। तो प्लीज़ मोनोग्राफ और मैनुअल पे कंफ्यूज मत होइएगा। मैनुअल एक एरिया में पाए जाने वाले सारे स्पीसीज के बारे में बताता है, जबकि मोनोग्राफ किसी एक स्पीसीज के बारे में ज़्यादातर चीज़ें आपको बताता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following taxonomical aid is used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्सोनॉमिकल ऐड है, ठीक है, सहायता है, जो कि आपको प्लांट्स या एनिमल्स को पहचानने में मदद करता है समानताओं और असमानताओं के आधार पे, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है फ्लोरा, ऑप्शन बी कीज, ऑप्शन सी मोनोग्राफ्स एंड ऑप्शन डी कैटलॉग्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कीज। कीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वे कंट्रास्टिंग होते हैं, मतलब आपको क्या करेगा, एक तो ऐसा लक्षण बताएगा जो कि उस प्राणी से संबंधित है, एक ऐसा बताएगा जो उसके क्या है, विपरीत है। तो ऑटोमेटिक आप अगर आपने पढ़ रखा है, आप उसके बारे में जानते हो, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो जो संबंधित वाला समान लक्षण होगा जो उसके बारे में ही बताया जा रहा है, उससे आप क्या करोगे, जान जाओगे कि इसी के बारे में बात हो रही है। तो जो की है वह सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में बात करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर्बेरियम इज ऑप्शन ए गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन। ऐसा बगीचा है जहाँ पे औषधि संबंधित पौधे उगाए जाते हैं। ऑप्शन बी गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है, ऐसा बगीचा जहाँ पे शाक वाले पौधे उगाए जाते हैं। ऑप्शन सी ड्राई गार्डन एंड ऑप्शन डी केमिकल टू किल प्लांट्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हर्बेरियम एक ड्राई गार्डन है जहाँ पे हम किसी प्लांट के लीव्स को लेते हैं, उसे क्या करते हैं, बुक्स या पेपर से ड्राई प्रेस सुखाते हैं, ड्राई सुखा देते हैं प्रेस करके, और सुखाने के बाद उसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फैमिली का नेम, स्पीसीज, जीनस नेम, ठीक है, कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शंस, इन सब चीज़ों को उस पर लिख देते हैं। तो किसी एक खास प्लांट के बारे में केवल उसकी पत्ती को देख के आप बहुत कुछ एक ही टाइप पे जान जाते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। तो भाई ये भी एकदम सिंपल है, जो फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू है वह इंग्लैंड में है। ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन, कीज आर जनरली, कीज जो समानता होती है, ठीक है, स्पेस इन नेचर, फिजिकल इन नेचर, केमिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, क्वालिटेटिव इन नेचर। तो दोस्तों कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस करना पड़ता है आपको उनकी समानताओं और असमानताओं पे, ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाते हो। अगला क्वेश्चन है, इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, की का जो प्रत्येक कथन होता है उसे क्या कहते हो? ऑप्शन ए लीड, कैटलॉग्स, सी मैनुअल्स, डी मोनोग्राफ्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लीड। की में जो प्रत्येक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, उसे हम लीड कहते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कार्ड। जो की होता है, ठीक है, उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, विपरीत लक्षण की बात होती है एक जोड़े में, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी कपलेट, ऑप्शन सी बॉथ एंड बी, ऑप्शन डी मैनुअस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कपलेट, ठीक है, दो होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, केवल जीवित प्राणियों में ही वृद्धि होती है। ऑप्शन बी द प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, प्लांट जो है केवल एक निश्चित एज तक ही बढ़ते हैं। ऑप्शन सी ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, जीवित प्राणियों को जो वृद्धि होती है वो अंदर की तरफ से होती है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो गलत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बस ग्रो नहीं करते हैं, नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वृद्धि होती है वह इनसाइड से, अंदर की तरफ से होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में वृद्धि आउटर डिपोजिशन की वजह से होती है, चीज़ें बाहर से आके जमती हैं और ग्रोथ होती है। आपने बर्फ के टीले को, बालू के टीले को बढ़ते हुए देखा होगा। फिर कह रहा है प्लांट एक निश्चित एज तक ही बढ़ते हैं, भी गलत है, प्लांट्स तो पूरी लाइफ बढ़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स एक निश्चित एज तक बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है केवल ऑप्शन सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रो है वह अंदर की तरफ से होता है, ग्रोथ इनसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स बाय, जीवित प्राणी में जो वृद्धि होती है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ सेल्स, कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन बी इंक्रीज इन बायोमास, उनका जो मास है उसकी वृद्धि के द्वारा। ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर से पदार्थों का आके जम जाने से भी वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सेल की संख्या बढ़े और मास बढ़े तो दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होते हैं देखने के लिए, सही है। म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, म्यूजियम में प्लांट्स एनिमल्स के फोटोज होते हैं। ऑप्शन सी की इज अ टेक्सोनॉमिक ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, की एक टेक्सोनॉमिक ऐड है, मदद आपको है ताकि उसकी मदद से आप प्राणियों को पहचान सको। डी है हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस जहाँ पे हमें सूखे प्रेस और प्लांट स्पेसिमेन मिलते हैं जो कि बचा के रखे गए हैं, तो ये सही है। ऑप्शन बी गलत है, यहाँ पे म्यूजियम में जो कलेक्शन होता है वह प्रिजर्व प्लांट और एनिमल्स का होता है, ठीक है, फोटोग्राफ्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है क्योंकि उसने पूछा है विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? इनमें से कौन से दो बिंदु हैं जो कि वृद्धि के जुड़वा लक्षण है? फर्स्ट है इंक्रीज इन मास, ठीक है, भार का बढ़ना। सेकेंड है डिफ्रेंसिएशन। थर्ड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और फोर्थ है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। भाई या तो भार बढ़ जाए, या क्या उनमें परिवर्तन हो, या तो प्राणियों की संख्या बढ़े, या वे अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करके उसके प्रति रिस्पॉन्स दें। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है सेकेंड फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यह वृद्धि का क्या है? जुड़वा लक्षण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। नॉमेनक्लेचर के बारे में कौन सा कथन सही है। जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर वेयर स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर, सही है। जो जेनरिक नेम होता है कैपिटल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर में होता है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इटैलिक्स, अगर आप छपाई कर रहे हो तो इटैलिक्स में थोड़ा तिरछा छापो। सी है साइंटिफिक नेम है टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन, जब भी आप उसे टाइप कर रहे हो या हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन जरूर करो अलग अलग। तो ऑप्शन डी जो है सही है, आराम देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में कौन सा कथन सही है। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। यह एक स्टोर हाउस है, ठीक है। प्लांट स्पेसिमेन को हम इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, सुखाते हैं और कागजों पे प्रिजर्व करते हैं, सही है। हर्बेरियम सीड्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। हर्बेरियम का जो सीट होता है उसमें पहली बात तो किस डेट पे लिया गया उसको वो रहेगा, कहाँ से लिया गया, ठीक है, लेने वाले का नाम, प्लांट का नाम, उसकी फैमिली का नाम, प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब कुछ होगा, सही है। इट्स सब क्योंकि फ्लड सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, आप वहाँ पे जल्दी से क्या कर सकते हो, उसको बहुत फास्ट स्टडी के लिए बहुत फास्टली यूज़ कर लेंगे। भाई एक पेज उठाया, देखा, उस प्लांट के बारे में सब कुछ पता हो गया, बेसिक चीज़। तो आंसर है आलमदेव। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। ग्रोथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। पौधों में सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा जो वृद्धि होती है एक निश्चित उम्र तक होती है। पहला तो गलत है, क्योंकि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है, ठीक है, टिल डेथ होती है, वे लगातार बढ़ते हैं। यूनिवर्स में ग्रोथ एक निश्चित एज के बाद रुक जाती है। ऑप्शन बी, ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वहाँ पे क्या होता है कि पदार्थ बाहर से आके जमता है, ये सही है। सी, अ मेडिसिनल ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। एक बहुकोश की जो प्राणी है वह सेल डिवीजन के द्वारा बढ़ता है, ये भी सही है। ग्रोथ इन विट्रो कल्चर, विट्रो कल्चर में जो वृद्धि होती है एक कोश की प्राणियों की, उसको आप कोशिका को गिन के भी देख सकते हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे, बाकी सब सही है। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है या बताना है। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। एक लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो फिजिकल रिएक्शन होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। गलत है भाई, केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बी है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सभी पौधे, ठीक है, प्राणी, फंगाई और जो जीवाणु हैं, सूक्ष्मजीव हैं, सब में मेटाबॉलिज्म होता है, ये सही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट आर लिविंग रिएक्शन। आइसोलेटेड जो अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं विट्रो के अंदर, वे लिविंग नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शन है। भाई यहाँ पे आर नॉट लिविंग थिंग्स लिखना चाहिए कि वे लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है, लेकिन लिविंग रिएक्शन है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने गलत लिखा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी फर्स्ट और ए और सी गलत है। ए गलत है, सी गलत है, ठीक है, बी आपका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इट इज अकरेंस ऑफ वेरिड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। भाई यहाँ पे ये बताता है कि पृथ्वी में बहुत अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सही है। इच डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट और ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट स्पीसीज। अलग अलग हर जो प्रत्येक प्रकार का पौधा है, प्राणी है, ठीक है, जानवर है, वे सभी एक स्पीसीज, एक प्रजाति को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि हाँ एक प्रजाति है, ये भी सही है। सी है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब तक जितने प्राणियों की, ठीक है, या प्रजातियों की खोज की जा चुकी है वह 1.7 से 1.8 बिलियन के बीच में है, मतलब 17 लाख से 18 लाख के बीच में है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आलम देवब सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है लोअर द टैक्सॉन, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, जितना ही टैक्सॉन छोटा होगा उतने ही उनके बीच में समान लक्षण ज़्यादा होंगे, सही है। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट और फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ऑर्डर भाई ग्रुप, ऑर्डर जेनरा का तो ग्रुप हो नहीं सकता क्योंकि स्पीसीज आता है, फिर जेनस आता है, फिर फैमिली आता है, तब ऑर्डर होता है। ऑर्डर फैमिली का ग्रुप होता है, ठीक है, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये दूसरा तो गलत है। तीसरा है कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडे, कैट और डॉग दोनों को एक ही फैमिली फेलिडे में रखते हैं, गलत भाई, ठीक है। कैट को फेलिडे में रखते हैं लेकिन डॉग को कैनिडे में रखते हैं, तो तीसरा गलत है। चौथा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लिनियस ने बताया था, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, बाकी सबके सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जीनस जो है वहाँ पे रिलेटेड स्पीसीज का एक समूह होता है, जीनस, सही है। टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टैक्सॉन जो होता है वह एक किसी खास प्राणी को रिप्रेजेंट करता है, नहीं भाई, टैक्सॉन जो होता है वह ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी रैंक का होता है, ठीक है, किसी एक खास इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करता है टैक्सॉन, तो यही यहाँ पर गलत है। तीसरा देखते हैं, फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, फैमिली में संबंधित जो जीनस वाले हैं वे होते हैं, सही है, स्पीसीज जीनस तब फैमिली। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, क्लास में क्या होते हैं, संबंधित ऑर्डर होते हैं, तो स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर तब क्लास, तो ये भी सही है, मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी सही है, बाकी सब के सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। गलत को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, कौन से गलत है, कौन से सही नहीं है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेजिंग फीचर्स डिसिमिलर टू दियर पेरेंट्स, पहला ही गलत है भाई। रिप्रोडक्शन एक तरीका है जहाँ पे हम ऐसे प्रोजेनी को जन्म दिया जाता है जिनमें सिमिलर फीचर्स होते हैं, डिसिमिलर नहीं होते हैं, पहला गलत। फंगाई एंड फिलामेंटस एल्गी प्रोटेनिमा ऑफ मॉस ऑल मल्टीप्लाई बाय बडिंग, ये भी गलत है, आपने पहले ही पढ़ा। फंगाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटेनिमा ऑफ मॉस, सभी के सभी, ठीक है, आपके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा भी गलत। मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस, सही है, म्यूल और स्टेराइल वर्कर बीज में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाते हैं तो पूरी तरीके से डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला है कौन से सही नहीं है, ठीक है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस कवर किए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी ये वीडियो जो है वो 11th का है, साथ ही साथ मैं 12th भी स्टार्ट करूँगा, हम 11th टर्म दोनों को साथ में लेके चलेंगे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से नीट के लिए कोई खास डेट रिलीज नहीं की गई है, हो गया नीट जब भी होगा। हम जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम नॉर्मली मई में होता है, वो मई में होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो जो भी एक्सटेंडेड टाइम आएगा जून जुलाई अगस्त, ठीक है, वो हम देखेंगे, वो एग्ज़ाम तो उस डेट पर देना ही है। बाकी मैं आपको बायोलॉजी के पूरे 11 12 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ ही लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। हम केवल लास्ट 10 ईयर का ही करेंगे, ठीक है, हम नीट 30 ईयर नहीं करने वाले हैं। नीट 30 ईयर का आपको देखना है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत सारा वीडियो, आप देख सकते हो। बट लास्ट 10 ईयर हम करेंगे केवल एनालिसिस के लिए कि क्वेश्चन देखो NCERT के ही हैं। हमको नीट पिछले 10 से 15 सालों के दौरान तो स्टार्ट हुआ है, तो हम केवल 10 सालों को देखें ना, क्या जरूरत है 30 ईयर को देखने की, क्योंकि जब बहुत बड़े एग्जाम होता था CPMT या IPMT, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन BSc लेवल के भी पूछे जाते थे। बट एट प्रेजेंट की बात की जाए तो यहाँ पर केवल और केवल 11 12 के NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 10-5 क्वेश्चन बाउंसर्स हो सकते हैं थोड़े, बट आपके NCERT से रिलेटेड टॉपिक जरूर होंगे, टॉपिक बाहर का नहीं होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।